नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 की तरफ से है। तेजस MK2 भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर मीडियम वेट कैटेगरी की एयरक्राफ्ट की बैकबोन डिपेंड करने वाला है। तो इसको सही टाइम पर डेवलप करना इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मायने रखने वाला है। पहले से प्रोग्राम काफी हद तक डिले चल रहा था, लेकिन अभी इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है और ये प्रॉब्लम इसकी प्रोडक्शन को लेके होने वाली है। आप सबको पता होगा कि HAL की तरफ से इनिशियल ये प्लान किया गया था कि सबसे पहले तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि 2021 में इनका ऑर्डर किया गया था, जिसमें 83 तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया था और इनको मैक्सिमम 2028 के आसपास इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया था। जिसके बाद तेजस MK1 की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में तेजस MK2 की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन 2023 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब एडिशनल 97 तेजस MK1 को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, तो इसके बाद HAL को इन सभी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने में 2032 से 33 तक समय लगने का उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि जो प्रोडक्शन लाइन पहले 2028 में फ्री होने वाले थे, अब वो 2032 तक ऑक्यूपाइड रहने वाले, जबकि 2029 तक तेजस MK2 की फुल स्केल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा था। तो ऐसे में अभी HAL के पास तेजस MK2 की मास प्रोडक्शन को लेकर इशू सामने आ रहे हैं, क्योंकि भले ही इसको 2029 तक तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना होने की वजह से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट करना संभव नहीं होगा। और HAL की तरफ से पहले से ही तेजस के लिए 3 डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन को ओपन किया जा चुका है, जहां पर अभी तेजस MK1 को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन अभी इसको आगे चल के और एक्सटेंड करने का प्लान नहीं किया जा रहा। तो इसी वजह से अभी तेजस MK2 की प्रोडक्शन को पार्सली प्राइवेटाइज करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें टोटल ऑर्डर की, यानी कि अगर 200 एयरक्राफ्ट के लिए कुल मिलाकर ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, तो उसकी 40% के आसपास एयरक्राफ्ट को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और ऐसा करने से तेजस MK2 को जल्दी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और सेम टाइम पर HAL की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग तेजस MK1 की प्रोडक्शन लाइन में से किसी एक को साथ तेजस MK2 को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर साल भर में 8 के आसपास तेजस को बनाया जा सके, यानी कि तेजस MK2 को बनाया जा सकेगा। और कुल मिलाकर उम्मीद किया जा रहा है कि साल भर में प्राइवेट सेक्टर हमारी HAL 12 से 13 के आसपास तेजस MK2 को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अगला अपडेट एमका की तरफ से, और अभी एमका के लिए इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म एल्बिट सिस्टम की तरफ से एक नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अब ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एमका की एग्जिस्टिंग डैश हेलमेट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ख़ास बात ये कि ये सिस्टम एमका के कॉकपिट सिमुलेटर में अब तक जो इसका हेड अप डिस्प्ले दिखाया जा रहा था, उसको रिप्लेस कर सकता है, जिसे DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था। यानी कि इसकी इस्तेमाल करने से हमें टेक्निकली अब एमका में कोई भी हेड अप डिस्प्ले यूनिट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो सिस्टम हेड अप डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले करता है, वो सभी चीज़ें ये पायलट को आंखों के सामने दिखा सकता है। जैसे कि आजकल के मॉडर्न फाइटर जेट्स में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम काफ़ी क्रूशियल पार्ट बन चुके हैं। अब पायलट्स को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉकपिट की अलग अलग डिस्प्ले को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वर्चुअल हेड अप डिस्प्ले के फॉर्म में फ्लाइट डाटा, टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन और सेंसर्स में मिलने वाली सारी इनपुट को डायरेक्टली हेलमेट के वाइजर पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे पायलट को कॉम्बैट के दौरान या कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स को करते दौरान सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ जाता है और इस वजह से पायलट का सिचुएशन अवेयरनेस काफी अच्छा बना रहता है। अब एमका में इस नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को इंटीग्रेट करने से हमको काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल करने से पायलट्स इजीली अपने टारगेट को सिर्फ देख के डिजिग्नेट और ट्रैक कर सकेंगे, जो एंगेजमेंट की एक्यूरेसी और स्पीड को काफी हद तक इंप्रूव करने वाला है, क्योंकि इससे पायलट को अलग अलग डिस्प्ले में देखकर टारगेट को मैन्युअली चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जहां पर भी देखेंगे टारगेट को लॉक कर लिया जाएगा। दूसरी बात ये कि फ्लाइट के दौरान पायलट को कॉकपिट के किसी भी डिस्प्ले में देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी टेक्टिकल और फ्लाइट इन्फॉर्मेशन उनकी लाइन ऑफ साइट में मौजूद होगा, जो हाई प्रेशर वाले सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है।
जब डीआरडीओ ने एमका का कॉकपिट सिमुलेटर डिफेंस एक्सपो में हो जाए एरो इंडिया शो में डिस्प्ले किया था, तब इसमें ट्रेडिशनल हेड अप डिस्प्ले यूनिट मौजूद था। लेकिन अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगर इस नई मॉडर्न हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को एमका में इंटीग्रेट किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में शायद हेड अप डिस्प्ले यूनिट को कंप्लीटली रिप्लेस करके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एमका में आगे चल के कोई भी हेड अप डिस्प्ले यूनिट मौजूद नहीं होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से। फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सफरान की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें सफरान की तरफ से बात बताया गया कि वो अभी अपनी M88 सीरीज की इंजन की कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। अब ये प्रपोजल कहीं ना कहीं मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के साथ जुड़ा हुआ होने वाला है। सफरान का ये जो M88 सीरीज का इंजन है, ये रफाल में इस्तेमाल होता है, जिसे डसॉल्ट की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किया गया है। अब सफरान का हैदराबाद में पहले से एक MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल फैसिलिटी मौजूद है, जहां पर पहले खरीदे गए 36 रफाल की इंजन की रिपेयर, मेंटेनेंस या ओवरऑल को वहां पे किया जा सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी पहले से ही M88 सीरीज की इंजन को बनाने के लिए भी कैपेबल है, और अगर सफरान को एक सब्सटेंशियल ऑर्डर मिलता है तो वो इसकी प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को अपने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में टोटल 240 इंजन की जरूरत पड़ने वाली, और इसके अलावा उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट के लिए भी इंजन की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें 36 रफाल और 26 रफाल M एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड है। तो अगर यहाँ पर रफाल को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में सिलेक्ट किया जाता है तो अगले 40 सालों में, यानी कि रफाल की पूरी सर्विस लाइफ के दौरान इंडियन एयरफोर्स को M88 सीरीज की लगभग 1408 इंजन की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हर 10 सालों में एयरक्राफ्ट की इंजन को चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो उस हिसाब से रफाल की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान हमें इतने सारे इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में रफाल खरीदा जाता है तो रफाल की फ्लीट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सफरान यहाँ पे अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी है। इसका मतलब ये होगा कि सफरान अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी से आउटसोर्स करेगा, जिससे इन इंजन्स में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा 60% या उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। M88 सीरीज की इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सफरान यहाँ पे डसॉल्ट की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की जो बिड है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, और इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया मिशन के साथ भी लगभग अलाइन करता है, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को दोनों को बढ़ावा देने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए 2 मेजर वॉरशिप्स को कमीशन करने की तैयारी किया जा रहा है। ये शिप्स INS सूरत जो प्रोजेक्ट 15B क्लास की डस्ट्रॉयर की फाइनल वेसल है, और INS नीलगिरी है जो P-15A फ्रिगेट्स क्लास की पहली वेसल होने वाली है। दोनों शिप्स को नवंबर और दिसंबर 2024 तक इंडियन नेवी को डिलीवर करने का टारगेट रखा गया है। सबसे पहले INS सूरत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B यानी कि विशाखापट्टनम क्लास की डस्ट्रॉयर की चौथी और आखिरी वेसल है। प्रोजेक्ट 15B डस्ट्रॉयर को कोलकाता क्लास की डस्ट्रॉयर्स के बाद डिजाइन करना स्टार्ट किया गया था। सूरत भी अपनी सिस्टर वेसल जिसमें INS विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव और इम्फाल शामिल है, उनकी तरह एक मिक्स्ड इंडिजिनस और फॉरेन सिस्टम के साथ आने वाली है, जिसमें ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेके बैरक 8 जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि इनको वर्तमान के लिए इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप का दर्जा देने वाले हैं, यानी कि वर्तमान के लिए इंडियन नेवी के सबसे खतरनाक वेसल्स होने वाले हैं। अब बात करें INS नीलगिरी की तो ये प्रोजेक्ट 17A यानी कि P-17A क्लास की फ्रिगेट की पहली वेसल है, जिनको INS सिविली क्लास की फ्रिगेट के बाद डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। ये काफ़ी एडवांस अपग्रेड्स के साथ आते हैं, जिसमें स्टेल्थ, ऑटोमेशन और मॉड्यूलरिटी भी शामिल है। INS नीलगिरी की बात करें तो इसको मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, जो इसको किसी भी तरह की नेवल ऑपरेशन के लिए काफ़ी सुइटेबल बनाता है। भले ये INS सूरत के मुकाबले साइज में थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टॉर्पेडो लॉन्चर्स वगैरह मौजूद होने वाला है। इसका स्टेल्थ डिजाइन जो है वो रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन के साथ साथ इन्फ्रारेड सिग्नेचर को भी रिड्यूस करने पर फोकस करके बनाया गया है, जो इसको हाई थ्रेट एनवायरमेंट्स में अनडिटेक्टेड रहकर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी 2024 के अंदर ही इन दोनों ही वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का टारगेट रखा गया है, और साथ ही प्रोजेक्ट 17A क्लास की एक और फ्रिगेट को भी 2025 तक नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट टैंक्स में इस्तेमाल होने वाली मेन गन्स को लेके है।
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD की तरफ से अभी एक नई 120 mm की स्मूथ बोर गन को डेवलप करने की बात सामने आई है, जो खास करके हमारी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन मिड बैटल टैंक को एक्वायर करने का प्लान किया गया, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग पुरानी हो रहे T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने वाले। लेकिन ये पहली बार होने वाला है जहां पर भारत की तरफ से स्मूथ बोर गन को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब अर्जुन टैंक को डेवलप किया गया था तो उसमें स्मूथ बोर गन के बदले राइफल्ड मेन गन का इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन टैंक का राइफल गन डिज़ाइन जो था वो लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी के लिए काफ़ी इफेक्टिव था, स्पेशली जब ट्रेडिशनल अम्युनिशन जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव अम्युनिशन को फायर किया जाता तो ये वहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट था। लेकिन राइफल गन काइनेटिक एनर्जी बेस्ड यानी कि APF SDH अम्युनिशन को फायर करने में उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि राइफलिंग की वजह से जो स्पिन होता है उससे फिन स्टेबलाइज्ड प्रोजेक्टाइल की इफेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए दुनिया भर में जितने भी नए टैंक डिज़ाइन किए गए उन सभी में स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सभी तरह के मॉडर्न एम्युनिशन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से अभी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस नई स्मूथ बोर गन के साथ साथ ARD की तरफ से डेवलप किए गए नए फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजर्स और सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग एड्स को भी पेयर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो हमारी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को हाई एक्यूरेसी के साथ साथ टारगेट को प्रिसिशन के साथ एंगेज होने की कैपेबिलिटी देने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।